सभी का स्वागत है यहाँ पे इस चैनल पे ES पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ। आज के जो वीडियो लेक्चर है वो एक नया चैप्टर पे है और उस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये वाला पार्ट कवर कर लिया था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और जैसा कि नाम से समझ में आता होगा भाई, आर्ग्यूमेंट तर्क, इसको हिंदी में तर्क बोलते हैं। तो ये तर्क के बेसिस पे बनने वाला ये चैप्टर है और ये इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनाने हैं। अब तुम भी आर्ग्यूमेंट नाम सुन सुन के वाकिफ़ होगे, जैसे कि आर्ग्यूमेंट आए दिन आप लोग करते रहते होगे किसी एक मुद्दे को लेकर के। ठीक है, जैसे कि अभी नुपुर शर्मा का मुद्दा चल रहा है, तो वो सही है कि गलत है, एगो बोलेगा इधर सही है, इधर वाला बोलेगा गलत है। ठीक है, तो आए दिन आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, वाद विवाद होते रहता है सबको मतलब कुछ लोग कहता है सही है, कुछ लोग कहता है गलत है। ऐसे वाली चीज़ें आप देखते रहते होंगे, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस, कुछ लोग का मानना है कांग्रेस ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग का मानना है बीजेपी ज़्यादा बेहतर है। अब बेहतर है कौन, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बेहतर है, तो ये वाला चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप भी अपने ये जो चैप्टर है ना, आपके जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। और इस चैप्टर को बनाते समय ध्यान रखना, आप एक सोसाइटी के नज़रिए से इस क्वेश्चन को डील करना। ठीक है, सोसाइटी का इंसान कैसे सोचता है सोसाइटी के बारे में, तो ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन होंगे और आर्ग्यूमेंट आपको देना होगा। और इस चैप्टर में खास बात यह है, अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूँ कि बताओ, जैसे कि कोई क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ, कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंक्लूजन वाला तो नहीं लेकिन आर्ग्यूमेंट वाला कौन सा था। क्वेश्चन में देखो, तुमको लिखाता हूँ, चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 देखो, शुड पेट्रोल बी रेशेड इन इंडिया, क्या ये सही है? या फिर ये भी देख सकते हो, शुड सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN बी ब्राउट अबाउट। कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो, सबका अपना अपना राय होता है। कुछ लोगों को लगा हाँ होना चाहिए, बदलाव तो UN में होना चाहिए। कुछ लोगों को लगा नहीं, UN जितना है वो सही है, क्यों बदलाव करोगे, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग, तो ये होता है ना, आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ लोग का मानना कुछ होता है, कुछ लोग का मानना कुछ होता है। अब तुम लोग डायरेक्टली यस नो नहीं कर सकते, किसी भी आर्ग्यूमेंट पे, किसी भी तर्क पे तुम लोग डायरेक्ट यस नो नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास रीज़न नहीं हो। जैसे कि इस तर्क में यस नो के अलावा रीज़न दिया गया है, रीज़न दिया गया है, तो रीज़न के साथ अगर तुम दे रहे हो स्टेटमेंट को, तो वो तर्क कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। आर्ग्यूमेंट एक शब्द में नहीं होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ तुमने क्या खाना खाया, तो बोलोगे यस, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट खाया तो क्या खाया, मतलब एक्सप्लेन करोगे, रीज़न बताओगे, तब जाके वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ में आ गया, रीज़न के साथ बताने वाला जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस चैप्टर में आर्ग्यूमेंट जो होता है दो तरह का होता है, आर्ग्यूमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो आर्ग्यूमेंट टू टाइप्स का होता है, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कैसे पहचानेंगे कि ये जो आर्ग्यूमेंट ऑप्शन में दिया रहता है, ये देखो दो ही ऑप्शन रहेगा। अब इसको कैसे पहचाने कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स पहचानने के कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ट्रिक है छोटे से, उसको अगर दिमाग में रखते हो, ध्यान में लेके चलते हो, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में दम है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपका थिंकिंग एक समाज के, सोसाइटी का पर्सन की तरह से सोचते हैं, तो थिंकिंग आपका इसमें बहुत मायने रखता है। और इसका कुछ ट्रिक देख लेते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कौन सा होता है, वीक आर्गूमेंट कौन सा होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बोला, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्यूमेंट जो तर्क है दो तरह के होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, अब इस पे कौन बहस करेगा यार, कौन बहस करेगा बताओ? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इस पर कोई बहस करेगा?
कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो। यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है ना, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है, उस पर कोई बहस नहीं करता, वो यूनिवर्सल है, वो ऑलरेडी सही है, और उस पर तुम बहस कर रहे हो तो तुम पागल हो, ठीक है। तो जो चीज़ें फैक्ट है उसको कोई गलत ठहरा नहीं सकता है, फैक्ट इज़ फैक्ट। और ये जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं जो सही होते हैं, ठीक है, उसको गलत ठहराना गलत हो जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ या जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दर्शाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है वो, अपना दावा मतलब अच्छे से पेश कर रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पहचानने का। ये तो पहला तरीका था, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फैक्ट्स होंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे। अब दूसरा है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशन एंड तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो कोई नोटिस निकालती है, आप सभी को पता है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया या इंडिया में ही सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब उसका फैसला लास्ट फैसला होता है, तो उनका स्टेटमेंट को तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो और उनका स्टेटमेंट सर्वोपरि होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो सर्वोपरि होता है। तो इन सभी का स्टेटमेंट भी ना, इन सभी का आर्गुमेंट भी हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में आ जाता है। तो समझ रहे हो, एक्सपीरियंस जो है, बहुत सारे लोग बड़े होंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इतने चीज़ अगर आपके आर्गुमेंट में मिल जाए, इनमें से कोई भी चीज़, तो आप उस आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मानना। तो यह स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पहचानने का कुछ ट्रिक है, टोटल 3 ही है। अब आते हैं कुछ ऐसे भी आर्गुमेंट होते हैं जो वीक होते हैं, मतलब देखते ही पता चलता है कि हाँ इसमें दम नहीं है और ये बात को ऐसे ही फैला रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। तो वीक आर्गुमेंट को पहचानने के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो वो जो आर्गुमेंट दिया गया है उसमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर आर्गुमेंट दिया गया है तो उसमें कंपैरिजन हो रहा है तो वो वीक आर्गुमेंट होगा। जैसे कि आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स लोग कंपेयर करते हैं अपने बच्चे का टॉपर के साथ कि देखो शर्मा जी का बेटा टॉपर है, तुम भी बनो, तो वो कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन जितने भी होगा वो बिग आर्गुमेंट होगा। जैसे कि इंडिया का कंपैरिजन आए दिन चाइना से होते रहता है कि चाइना से इंडिया आगे निकल जाएगा। तो ये कंपैरिजन वाला जो चीज़ है ना, चाहे तुम देश से कर रहे हो, चाहे तुम किसी लड़के से कर रहे हो, टॉपर से कर रहे हो, किसी भी चीज़ से तुम अगर कंपैरिजन कर रहे हो, वो सीधा सीधा जो हो रहा है तुम्हारा बिग आर्गुमेंट में गिना रहा है, ठीक है। कंपैरिजन वाला बिग आर्गुमेंट में गिनाएगा। अगर तुम्हारे आर्गुमेंट में ओनली कीवर्ड मिल जाए, ये वाला कीवर्ड ओनली मिल जाए, 100% वो बिग आर्गुमेंट रहेगा। ध्यान देना, ओनली जहाँ पे मिल जाए वो बिग आर्गुमेंट ही रहता है। तो ये कीवर्ड याद रखना। अच्छा, एम्बिगियस, जिस भी आर्गुमेंट में ये एम्बिगियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट आर्गुमेंट मिलेगा वो बिग आर्गुमेंट होगा। अब एम्बिगियस मतलब होता क्या है, इसका सिनोनिम है अनक्लियर। अनक्लियर, स्पष्ट नहीं है, क्या बोलना चाह रहा है। तो जहाँ पे भी तुमको अनक्लियर लगे, कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है और एम्बिगियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया रहा है, तो वो आर्गुमेंट कैसा हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अनक्लियर रहे तो समझ ही भी नहीं आ रहा तो हो गया। फिर सुपरस्टिशियस, ये भी जो तरह के आर्गुमेंट होते हैं वो भी बिग आर्गुमेंट में गिनाते हैं। अब इसका मीनिंग बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। इसका हिंदी मतलब अगर तुम जानना चाहोगे, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है बहम, अंधविश्वास। तो इन सभी फालतू चीज़ होता है, इलॉजिकल चीज़ जो होता है सुपरस्टिशियस, बहम वगैरह का जो चीज़ है, अगर कोई आर्गुमेंट में मिल जाए तो वो आर्गुमेंट गलत होगा। नहीं होता है, कोई कोई बहस करने लगता है कि हाँ बिल्ली काटने से एक्सीडेंट होता है, कोई बोलता नहीं होता है, तो हाँ ना चलते रहता है, दोनों के बीच में आर्गुमेंट होते रहता है। लेकिन क्या सच में बिल्ली के रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है, तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बहम वाला जो चीज़ मिल जाए आपको ऑप्शन में, तो सबसे पहले काटना उसको, और काटना नहीं है, सबसे पहले बताना कि वो बिग आर्गुमेंट है। तो बिग आर्गुमेंट पहचानने के ये कुछ है। अगर कोई एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस कोई दे रहा है तो उससे क्या मतलब, आए दिन बहुत सारे लोग बहुत तरह के एडवाइस देते रहते हैं, तो एडवाइस भी जो है आर्गुमेंट है, लेकिन वो कैसा आर्गुमेंट है, बिग आर्गुमेंट है, ठीक है। एडवाइस तुम्हारा सही भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, गवर्नमेंट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट, ये सभी के सभी चीज़ें
100% स्ट्रॉन्ग चीज़ें दर्शाती है, 99% ये सब सही होती है एक्सपीरियंस। लेकिन बाकी इधर वाला जो लिस्ट है ध्यान रखना। अब ये जो दोनों लिस्ट आप समझ गए, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा होगा, वीक आर्गुमेंट कौन सा होगा, पहचानना सीख गए। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग वीक के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लो सही से कि स्ट्रॉन्ग पहचानने का तरीका क्या है और वीक पहचानने का तरीका क्या है। अगर ये सब दिमाग में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। तो सबको रिवीजन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग पहचानने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स में आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशन एंड तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे वर्ल्ड में, अगर वो कुछ आदेश निकालती है, WHO भी है, तो वो अगर कुछ आदेश निकालती है देन वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पेश करता है। एक्सपीरियंस जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो सभी जो होता है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पेश करता है। लेकिन बिग पहचानने के लिए क्या क्या हमने सीखा, कंपैरिजन रहेगा तो वो बिग रहेगा, ओनली वर्ड मिल जाए कहीं पे तो वो बिग बना देता है, एम्बिजियस वो भी बिग, सुपरस्टिशियस वो भी बिग एंड एडवाइस वो भी बिग बना देता है। तो ये कुछ पहचानने के तरीके हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 to 16 जो है ना आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनका ऑप्शन में नहीं जाना है, सबसे पहले एक सोसाइटी के पर्सन के व्यू से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। देखो ऑप्शन ऐसा रहेगा, एग्जाम में तुम्हारा दिएगा 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन में कोई एक सही होगा, चूज करना रहेगा। क्वेश्चन ऐसे लिख देगा और ऑप्शन ऊपर में दे देगा ABCD। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ओनली सेकेंड आर्गुमेंट इज करेक्ट, ओनली सेकेंड आर्गुमेंट इज करेक्ट। एंड थर्ड में क्या है, दोनों सही है, ठीक है। सी में, डी में क्या है, दोनों गलत है। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे। अब ये 4 ऑप्शन आपके MCQ टाइप कराएंगे, चूज करना रहेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो ऑप्शन ऊपर में दे दिया गया है तो ऑप्शन को बाद में देख लेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो तुम्हारे बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, तुम भारत के नागरिक हो या कहीं के भी, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। हैज़ इंडिया बीन कॉन्स्टेंटली नॉन एलाइज्ड, बताओ। एंड ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट यस एंड सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है नो। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, यस के साथ उनका रीजन भी दिया गया है, क्यों दिया गया है। देखो यस बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट साइडेड विथ एनी बिग पावर। अब देखो यहाँ पर मीनिंग जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। नॉन अलाइंस मतलब क्या होता है, नॉन अलाइन, इसका हिंदी जो होता है गुट निरपेक्ष, ठीक है। गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट का हम लोग निरपेक्ष नहीं करते हैं। जैसे कि पूरे दुनिया में 2 सुपर पावर हैं, रसिया एंड और कौन, USA, सुपर पावर है, बहुत ताकतवर पावर है ये सब। अब इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड है ना। इंडिया क्या कहता है कि ना तो मैं उसका साथ हूँ, रसिया के साथ दे रहा हूँ, और ना ही मैं USA का साथ दे रहा हूँ। तो ये नॉन अलाइजन का मतलब होता है, ना मैं उससे सपोर्ट दे रहा हूँ ना मैं उससे कुछ ले रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अलग हूँ, ठीक है, मैं गुट निरपेक्ष हूँ, ये हुआ मतलब। तो वही क्वेश्चन में है, हैज़ इंडिया बीन कॉन्स्टेंटली नॉन अलाइंड, क्या इंडिया लगातार कॉन्स्टेंटली, ठीक है, नॉन अलाइंड रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है यस बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट साइडेड विथ एनी बिग पावर, ओके। और तो पहला ऑप्शन गलत है। देखो हमारा इंडिया जो था वो नॉन अलाइन था लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं रहा है। इंडिया कभी रशिया के फेवर में चल जाता है, कभी, समझते हो। तो पहला, एक मिनट, तो पहला सही मतलब गलत है, बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट साइडेड विथ एनी बिग पावर, इंडिया जो है साइड किया है, तो ये गलत है। सेकेंड का देखो, सेकेंड ऑप्शन सही है, कैसे, नो बिकॉज इंडिया डिड नॉट कंडेम रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पर कंडेम मतलब होता है निंदा करना, ठीक है,
कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसकी बुराई करना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है नो, बिकॉज इंडिया डिड नॉट कॉन्डेम द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया ने रशियन ऑक्यूपेशन जो है अफगानिस्तान में उसका निंदा नहीं किया है। इसीलिए अगर निंदा देखो नहीं किया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एलाइज्ड कॉन्स्टेंटली नहीं रहा इंडिया। अब सोचो ना यार, रसिया हमारा मित्र है, भारत का मित्र है रसिया, ठीक है, तो निंदा करना चाहिए था ना। रसिया का जो ऑक्यूपेशन है अफगानिस्तान में, तो हम लोग नॉन एलाइज्ड है तो निंदा करना चाहिए था, लेकिन भारत ने रसिया का विरोध नहीं किया, रसिया का साथ दिया। तो किसी बड़े सुपर पावर को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम नॉन एलाइज्ड कैसे हुए? तुम तो एलाइज्ड हो गए, ठीक है। नॉन एलाइज्ड मतलब क्या होता है? जो किसी से मतलब नहीं है, गुट निरपेक्ष है, बड़े सुपर पावर से हमको ना लेना ना देना, वो होता है। लेकिन इंडिया ने कंडेम नहीं किया, इसीलिए, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, शुड एजुकेशन बी जॉब ओरिएंटेड? तुम ही लोग सोचो, पहले बताओ, एजुकेशन जो है जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं? तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जाके ग्रेजुएशन करोगे, फिर वो जो ग्रेजुएशन तुम लोग करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो क्या वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं? आप बहुत सारे लड़के बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेगा नो, तो तुम्हारा स्टेटमेंट भी उसमें ही मिलेगा, एगो यस वाला मिलेगा, एगो नो वाला मिलेगा। अब कौन सही है कौन गलत है, वो बिग आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पे निर्भर करेगा। जैसे कि देखो, ये वाला जो था स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शो कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये बिग आर्गुमेंट शो कर रहा था, इसलिए गलत हो गया, समझ रहे हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 को ही देख लो ना। क्वेश्चन पढ़ लिया, शुड एजुकेशन बी जॉब ओरिएंटेड। अब ऑप्शन पढ़ो। पहला में बोल रहा है हाँ, यस, बिकॉज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर अस फॉर अर्निंग, ठीक है। तो क्या तुमको बताओ, अर्निंग के लिए हम एजुकेशन पढ़ते हैं? बताओ ना भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो अर्निंग के लिए, यही तुम्हारा लक्ष्य है, गोल है, सोच के देखो। सेकेंड ऑप्शन है नो, बिकॉज एजुकेशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी? ये वाला हो जाएगा, इफ नाइदर वन एंड नॉर टू फॉलोस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे हुआ? दोनों के दोनों बिग आर्गुमेंट्स थे। पहला तो अर्निंग, क्या एजुकेशन अर्निंग के लिए होता है? तुम ही सोचो, नॉनसेंस बात है। एजुकेशन मीन्स एवरीथिंग यार, नॉट फॉर अर्निंग, जस्ट अर्निंग। सेकेंड क्या है? नो, एजुकेशन शुड बी नॉट जॉब ओरिएंटेड। देखो क्वेश्चन क्या था, शुड एजुकेशन बी जॉब ओरिएंटेड, तो सेकेंड स्टेटमेंट में है नो, नहीं, एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। एक मिनट, सीधा हो जा भाई, हाँ सीधा हो गया। अब तो सेक मतलब होता है, देखो जैसे कि लिखा, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन पाने के लिए, ठीक है, ये कह रहा है बिकॉज एजुकेशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन से काम चल जाएगा, पैसा भी कमाना जरूरी है। तो देखो दोनों के दोनों बिग आर्गुमेंट है। पहला में था पैसा कमाना जरूरी है, दूसरा में था सिर्फ एजुकेशन जरूरी है। तो दोनों में ओनली वाला वर्ड आ रहा है। अगर दोनों रहता ना एक साथ, अर्निंग एंड एजुकेशन, तुम सही बोल सकते हो। लेकिन पहले आर्गुमेंट में क्या कहा? यस, बिकॉज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर अस फॉर अर्निंग। इट इज़ नॉट टोटली करेक्ट। एंड सेकेंड में भी था एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। देखो यार, एजुकेशन हम जब पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें रहती है। एक तो खुद को अच्छा इंसान बनाना है, और एजुकेशन से कुछ सीखना है, नॉलेज गेन करना है, और साथ ही साथ उस नॉलेज का यूज़ करके कुछ पैसे भी कमाना है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल देखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो बोथ आर इनकरेक्ट, और दोनों के दोनों बिग आर्गुमेंट थे, इसीलिए दोनों के दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुड
अ स्पोर्ट वी मेड कंपलसरी फॉर ऑल एबल्ड बॉडीज स्टूडेंट्स। एबल्ड बॉडीज मतलब होता है जो फिट हैं लड़के उनके लिए, फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पर नहीं गिनना। एबल मतलब जो एबिलिटी जो रखते हैं। क्या सभी लड़कों को स्पोर्ट कंपलसरी कर देना चाहिए? तुम्हारे स्कूल में भी बहुत सारे लड़के पढ़ते होंगे और जो अच्छे खासे हैं, जो जिसका पैर हाथ कुछ नहीं टूटा है, हैंडीकैप नहीं है, तो क्या जो सही सलामत लड़के हैं सभी के लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी कर देना चाहिए कि नहीं? कुछ बोलेंगे यस और कुछ बोलेंगे नो। अब कौन सा सही होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट या सेकेंड आर्गुमेंट? तो स्ट्रॉन्ग बिग्स पहचानना सीख लो। पहला है देखो यस, मतलब या कंपलसरी कर दो। पहला क्या है, यस कंपलसरी कर दो। क्यों कंपलसरी करो? बिकॉज इट विल हेल्प देम टू कीप हेल्दी। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, ये पढ़ लिया। सेकेंड को पढ़ो, बोलता है नो कंपलसरी मत करो। क्यों? बिकॉज स्पोर्ट विल डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज़। अब तुम्हारे हिसाब से कौन सही है? पहले खुद बनाने की कोशिश करो, मैं तो आंसर बताऊंगा ही। ठीक है, तुम्हारे हिसाब, एक मिनट, कहाँ पे थे? हाँ, स्क्रीनशॉट लेको, बताओ कौन सही है, कौन सही है भाई, कौन सही है? पहला स्टेटमेंट ये है यस बिकॉज इट विल हेल्प देम टू कीप। यार स्पोर्ट खेलने से सही बात है, हेल्दी तो होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको मत बोलना, लेकिन ये फैक्ट जरूर है कि स्पोर्ट्स खेलने वाले जितने भी, नेमार हो गया, रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली हो गया, सभी हेल्दी है। ठीक है, अरे स्पोर्ट में फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, दौड़ना, भागना, कूदना। देखते हो फुटबॉल खेलने वाले कितना अच्छे बॉडी बनाए हुए रखते। तो या स्पोर्ट कंपलसरी करने से तो ये तो फ़ायदा होगा, बिकॉज इट विल हेल्प देम टू कीप हेल्दी, हेल्दी बनाए रखेगा। तो ये पहला तो सही है, फैक्ट है ये, और ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट शो कर रहा है। फैक्ट क्या करता है शो? स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकेंड को देखो, सेकेंड में बोल रहा है कि नहीं स्पोर्ट को कंपलसरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट पे अगर लोग ध्यान देने लग जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट टाइम टेकिंग होता है, आप लोग भी जानते होंगे। फुटबॉल खेलने जाओगे तो फिर टाइम टेकिंग तो है ही, और स्पोर्ट में अगर आप तुम ध्यान लगाने लग जाओगे तो तुम्हारा टेंशन जो होगा पढ़ाई से थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तुमने देखा होगा अपने स्कूल लाइफ में या कहीं पे भी, जो लड़का स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा रुचि रखता है उसका पढ़ाई थोड़ा वीक होता है। ठीक है, एवरेज होता है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं। तो ये भी कहना सही है, अगर ज़्यादा स्पोर्ट में तुम लगा दिए मन तो फिर पढ़ाई तुम्हारा चौपट हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ आर्गुमेंट्स फॉलो। ऑप्शन नंबर कहाँ पे था यार, ये ऑप्शन नंबर सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फोर्सफुल। ओके, चलो कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 9 देखते हैं, 10 देखते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। अब तुम्हारा असली टेस्ट होगा। आए दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हो तुम लोग, लड़ाई करते रहते हो। अब बताओ, शुड इंडिया रिमेन सेकुलर? शुड इंडिया रिमेन सेकुलर? सेकुलर मतलब समझते हो ना, वैसा देश जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसको बोलते हैं सेकुलर। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं है हमारे देश में। तो क्या इंडिया रिमेन सेकुलर रह पाएगा? ठीक है, क्या रह पाएगा? क्या इंडिया सेकुलर है? बताओ, तुम लोग का टेस्ट है। हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हो ना तुम लोग आए दिन। अब पहला आर्गुमेंट ये है, सेकेंड आर्गुमेंट ये है। पहला है यस, दूसरा है नो। पहला है यस, दूसरा है नो। पहला को देखो, यस है और रीज़न भी बताया है। शुड इंडिया रिमेन सेकुलर? पहला है क्या? यस, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे टू हार्मोनी इन डाइवर्स कल्चर लाइक इंडिया। बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है। यस, बिकॉज द बेस्ट वे ऑफ द हार्मोनी इन द डाइवर्स कल्चर लाइक इंडिया। चलो ये पढ़ लिया। अब सेकेंड आर्गुमेंट को पढ़ो।
नहीं, इंडिया में सेकुलर नहीं है, बिकॉज द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप डू नॉट सी आई टू आई विथ वन अनदर। ठीक है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम को देखना नहीं चाह रहे, मुस्लिम हिंदू को देखना नहीं चाह रहे, ये कहना चाह रहा है। बिकॉज द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स डू नॉट सी आई टू आई विथ वन अनदर, यही कहना चाह रहा है ये आर्गुमेंट। सेकेंड वाला सही है कि गलत तुम्हारे हिसाब से? बताओ। पहला वाला तो लग रहा है कि सही है, लेकिन सेकेंड वाला, पहला वाला फैक्ट है भाई, क्योंकि इंडिया सेकुलर, देखो, यस बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे टू हारमोनी पीस। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत तरह के कल्चर है, तमिल बोलने वाले, बहुत तरह भाषा, 22 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं यार, कल्चर सबके डिफरेंट डिफरेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब रहते हैं, तो सेकुलर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं सेकुलर होगा ना तो डेली मार होगा। ठीक है, तो सबको मिलजुल के रहना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है हमारे इंडिया का, इसी कारण। तो पहला तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरा आर्गूमेंट नो वाला जो है वो सही है कि गलत, आप लोग को बताना है। बताओ। तो दूसरा बोल रहे हैं कि बकवास है, दूसरा एकदम पूरी तरीके का बकवास है, और दूसरा में कंपैरिजन भी किया जा रहा है। मैंने तुमको सिखाया था, जहाँ पे कंपैरिजन किया जाए वो बिग आर्गूमेंट होता है, और बिग आर्गूमेंट गलत होता है। तो नो बिकॉज द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, तो यहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप में कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, ढेर सारे ग्रुप्स में कंपैरिजन किया जा रहा है, और कॉमन सेंस भी लगाओ ना यार, इंडिया में सेकुलर है और बोल रहा है बिकॉज द डिफरेंट रिलीजियस, क्या हम लोग हिंदू को देखना नहीं चाहते? क्या हम लोग मुस्लिम को देखना नहीं चाहते? क्या हम लोग बौद्ध को इंडिया में देखना नहीं चाहते? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब आपस में, हम कोई मतलब दिक्कत है नहीं इंडिया में। ठीक है, वो बात अलग है, आए दिन न्यूज़ में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं, वो कुछ ही लोग हैं। देखो 90% लोग सही हैं, 10% लोग हैं आपस में तू मैं चलते रहता है। ठीक है, तो उन लोग को हटा दो, लेकिन 90% ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स आर फ्रेंड्स। तो इन द केस सेकेंड स्टेटमेंट बेतुका है, बकवास है और गलत है। ठीक है, हम लोग भाई भाई है, समझ रहे हो? इसीलिए बोला ना क्वेश्चन नंबर 8 तुम खुद बनाओ, तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड था ये। चलो, ये भी तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर वगैरह देखते होगे, तो बताओ, शुड द प्रेस इन इंडिया बी गिवन फुल फ्रीडम? क्या इंडिया में जो न्यूज़पेपर है उसको, न्यूज़पेपर और मीडिया वगैरह जो है उसको फुल फ्रीडम दे देना चाहिए, जो मन में आए वो छाप सके? क्या फुल फ्रीडम देना चाहिए इंडियन प्रेस को? देखो, इन ऑप्शन में क्या दिया गया है, यस, एंड सेकेंड में नो। पहला ऑप्शन को पढ़ो रीजन के साथ। पहला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, पहला ऑप्शन में एक कीवर्ड तुमको दिख रहा होगा, ओनली, और ओनली का मैंने तुमको ट्रिक पहले ही बता रखा है, ओनली वाला हमेशा बिग आर्गूमेंट होता है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, ओनली दिखा गया है, देख लो ना, ओनली लिख रहा है कि नहीं। और मैंने तुमको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, जहाँ पे ओनली दिखे वो बिग आर्गूमेंट बन जाता है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। अब सेकेंड देखते हैं, नो बिकॉज सच प्रेस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये भी कहना गलत होगा कि नो सच प्रेस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर देखो बात को समझो, शुड द प्रेस इन इंडिया बी गिवन फुल फ्रीडम? क्या देना चाहिए इंडियन प्रेस को फुल फ्रीडम? तो बोल रहा है नो बिकॉज सच प्रेस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर इंडियन प्रेस को, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, समझते हो ना, अगर तुम इसको फ्रीडम नहीं दोगे तो ये खुल के कुछ भी टॉपिक पे बोल नहीं सकते। सरकार का जो गलती कर रहा है मोदी सरकार, उस पर खुल के डिबेट नहीं कर सकते, या कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पर खुल के नहीं बोल सकते। तो फ्रीडम तो होना चाहिए भाई। तो तुम यहाँ पर नो कैसे बोल दिए? नो, तो ये 100% कंप्लीट नहीं है। देखो, ये आर्गुमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं सही लग रहा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फ्रीडम का कोई मिसयूज कर लेता है, गलत यूज़ कर लेता है। लेकिन ऐसा सोसाइटी आपको सोचना है, क्या ये सही है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आए दिन इंडिया में बहुत तरह के प्रॉब्लम, लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती है, तो उसको एक्सपोज करना फ्रीडम जरूरी है। तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, शुड द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया बी अबॉलिश्ड?
अब बताओ, ये भी तुम्हारे हाल ही फिलहाल में न्यूज़ आया है, उससे रिलेटेड भी है और ये बेसिक है, कॉमन सेंस से बना सकते हो। क्या ये इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, इंडिया में पब्लिक सेक्टर रहना ही नहीं चाहिए, क्या ये सही है? तो बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेगा नो। जो लोग यस बोलेगा वो रीज़न क्या देगा? यस बिकॉज इट इज़ एंटायरली इनएफिशिएंट। जो नो बोलेगा वो रीज़न क्या देगा? नो बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज गिवन अस हाई क्वालिटी गुड्स। तो कौन सही लग रहा है? पहला तो बिल्कुल बेतुका बात है, पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट कब से होने लगी? देखो हमारा देश जो है ना मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है, पब्लिक सेक्टर भी हमारे पास बहुत है और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत है, ठीक है, तो दोनों हैं और इसीलिए हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, गिनाता है। तो पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया है क्या? गवर्नमेंट सेक्टर जो है सभी इनएफिशिएंट हो गया है, कहना सही है कि नहीं? तो पहला बिल्कुल गलत है यार, पहला तो बिल्कुल गलत है और बेतुका बकवास कर रहा है ये, तो इसको पहले गलत करो। और बिग आर्गूमेंट है ये, ठीक है, बिग आर्गूमेंट है। बेसिकली ये जो आर्गूमेंट है ना, एम्बिजियस टाइप ऑफ आर्गूमेंट है, अनक्लियर है और बिग आर्गूमेंट गलत होता है। तो पहला तो गलत हो गया, आप सेकेंड को पढ़ो, ये सही है कि गलत। सेकेंड क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, शुड द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अबॉलिश्ड? नो बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज गिवन अस हाई क्वालिटी गुड्स। ये भी कहना बिल्कुल गलत है और अनक्लियर है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो गुड्स बनाए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाई क्वालिटी गुड्स रहता है। बहुत करप्शन है भाई इंडिया में, बहुत करप्शन है और बहुत चोरी होती है, ठीक है, क्वालिटी तो मेंटेन होता ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के होटल देखो, सरकारी अस्पताल देखो और प्राइवेट हॉस्पिटल देखो, कौन अच्छा है? तो सरकारी चीज़ें हाई क्वालिटी में नहीं रहती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, तुम ही देख लो, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, किसका क्वालिटी अच्छा? प्राइवेट वालों का। बेसिक सी बात है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा है गुड्स का, लेकिन मैं स्कूल वगैरह का एग्जाम्पल समझाने के लिए बस ले रहा हूँ। बताओ कौन ज़्यादा बेहतर? हमेशा प्राइवेट वाला ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देते हैं। तो कहना ये क्या कहना गलत होगा? शुड इंडिया द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज अबॉलिश्ड? नो बिकॉज इट वाज ऑलवेज गिवन अस। तो नहीं, हम लोग को हमेशा ये ऑलवेज नॉट गिवन अस क्वालिटी गुड्स, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये भी अनक्लियर था, एम्बिजियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट था, ठीक है। तो दोनों को दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बोथ आर रॉन्ग। 11 देखते हैं। 11 अब ये भी रिलीजियस मैटर पे है और पॉलिटिक्स मैटर पे है, और इंडिया में तो कूट कूट के ये दोनों भरा हुआ है। इंडिया को बर्बाद करने में ना यही दोनों का हाथ रहा है। आए दिन हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होते रहेगा और आए दिन कांग्रेस बीजेपी, मतलब इलेक्शनें होते रहता है, डिबेटें होते रहता है। ये दोनों ने ना इंडिया का दम पूरा बजा रखा है, पता नहीं क्यों लड़ते रहते सब आपस में। लेकिन पढ़ो क्वेश्चन को, तुम पढ़ो। 11 शुड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वी केप्ट अपार्ट? क्या रिलीजन जो धर्म है और जो राजनीति है दोनों को अलग अलग रहना चाहिए? बताओ, केप्ट अपार्ट। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये रखना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार बिना रिलीजन के पॉलिटिक्स कैसा, कुछ लोग बोलेंगे हाँ रिलीजन अलग चीज़ है पॉलिटिक्स अलग है। तो कुछ लोग मानेंगे यस बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नो। यस बोलने वाले रीज़न क्या देंगे? देखो, यस बिकॉज रिलीजन एटीट्यूड माइट बी कॉन्ट्रेरी टू डेमोक्रेटिक थिंकिंग। इनका ये मानना है कि रिलीजियस एटीट्यूड होता है, धार्मिक एटीट्यूड जो होता है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज होता है उसको थोड़ा सा थिंकिंग पावर बढ़ाता है और अच्छा करता है, पॉलिटिशियन को हेल्प करता है रिलीजन। ये कहना है पहला स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलीजन अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। नो बिकॉज religion is the basis of life for many and is bound to influence politics।
रिलीजन जो है बहुत ही मतलब बेसिस ऑफ लाइफ है बहुत सारे लोगों का, और इसको पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस से बाउंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस अलग रखना चाहिए, यही कहना चाह रहा है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट तुमको सही लग रहा है? देखो इस चैप्टर में पहले मैं बता देता कुछ बातें हैं, सुन लो। इस चैप्टर में जब मैं आंसर तुमको दूंगा तो तुमको लगेगा कि नहीं सर आप जो आंसर बताएं वो शायद गलत हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नीचे में आंसर दिया गया है, ये सभी मिला लेना। देखो ये जो चैप्टर है ना आर्ग्यूमेंट में क्या होता है ना, कई चीज़ें आपको सही लगती है लेकिन वो होती नहीं है, कई चीज़ें आपको गलत लगती है लेकिन वो सही होती है, तो ये समझना पड़ेगा। शुरू में वीडियो को शुरू में ही बोला एज अ सोसाइटी पर्सन, एक जिम्मेदार पर्सन इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। इंडिविजुअल थिंकिंग यहाँ पे नहीं रखना है। कोई लड़का बोलेगा हिंदू अच्छा, कोई लड़का बोलेगा मुस्लिम अच्छा, तो इस तरह का इंडिविजुअल अपना राय यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। एज अ सोसाइटी पर्सन तुमको सोचना है, सबके लिए सबके साथ को रख के, ठीक है, सोचना है। चलो तो कभी डाउट होगा तो नीचे में आंसर दिया गया, आंसर देख लेना या गूगल कर लेना, गूगल तो है ही, गूगल पे सब कुछ मौजूद रहता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 का आंसर तुम खुद देख लो ना, 11 का आंसर देख लो, मैं अभी प्रूव करता हूँ क्यों 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्यों सी होगा देखो, कहाँ गया यार 11, सी मतलब दोनों सही है, सी मतलब दोनों सही है। क्यों? शुड रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स केप्ट अपार्ट। अब आप इंडिया में रहते हैं, आप देखते होंगे बीजेपी सरकार भगवा रंग वगैरह दम लगा के चलती है, तो रिलीजियस देख लो ना, इंडिया का ही देख लो ना। तो पहला स्टेटमेंट कहना सही क्यों है, तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो। यस बिकॉज द रिलीजियस एटीट्यूड माइट बी कॉन्ट्रेरी टू डेमोक्रेटिक थिंकिंग। डेमोक्रेटिक जो लोग होते हैं, जो सरकार चला रहे होते हैं, उनके अंदर जो ये रिलीजियस एटीट्यूड है कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और जब हेल्प करता है तो यहाँ पर रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स दोनों मैच कर गए ना। अलग अलग कैसे हुए? मोदी जी क्या हिंदू धर्म से अलग हो गए? बहुत सारे डिसीजन मोदी जी ऐसे लेते जैसे कि कश्मीरी फाइल्स देखी होगी अभी तो वो हिंदुओं के फेवर में लिया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो बोलेंगे पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है समझ में आ रहा है? एक मिनट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यार, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये तो याद है तुमको, मतलब दोनों सही है। क्यों सही है वो समझो, अब बस समझो, जो अभी तक मैंने समझाया वो सही था, लेकिन यहाँ पर समझो। पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके साथ स्टेटमेंट को पढ़ना। शुड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वी केप्ट अपार्ट। क्या रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए? पहला आर्गुमेंट है यस, अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलीजियस एटीट्यूड जो होता है और पॉलिटिक्स जो होता है कहीं ना कहीं वो अलग होना चाहिए। अगर ये अलग नहीं होगा ना तो मोदी जी हिंदू को प्रमोट करते हैं और ओवैसी साहब मुस्लिम को प्रमोट करते हैं। अगर ये दोनों एक हो जाए और अलग अलग ना रहे तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि जो रिलीजियस मामला होता है, एटीट्यूड होता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है और हम लोग काफ़ी सेंसिटिव है। अगर कोई गाली दे देगा हिंदू को, तो अगर कोई लीडर होगा हिंदू को गाली देता तो भड़क जाएगा ना यार, और फिर गलत सलत काम डिसीजन ले लेगा और जिससे अगला रिलीजन को दुख होगा, अगला रिलीजन को खराबी लगेगा। तो ये दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। रीज़न ये सही है, ये फैक्ट है, ये वाला जो है फैक्ट है, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा देर पहले जो मैंने बोला था मोदी जी का एग्जांपल लेकर, उसको भूल जाओ। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान दो, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, कहना क्या चाह रहा है उसमें। तो पहला स्टेटमेंट सही क्यों है समझ में आया? यस बिकॉज रिलीजियस एटीट्यूड माइट बी कॉन्ट्ररी, ओवरलैप कर सकता है डेमोक्रेटिक थिंकिंग के साथ। डेमोक्रेटिक थिंकिंग जो होता है ना, सबको देख के, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? सारे धर्म वगैरह को इक्वल मानते हुए, सारे गरीब अमीर बड़े छोटे को इक्वल मानते हुए डिसीजन लेना होता है। लेकिन रिलीजियस अगर तुम बना दोगे, रिलीजियस प्लस पॉलिटिक बना लोगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो पॉलिटिशियन डेमोक्रेटिक पीपल है वो एक रिलीजियस
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करने लग जाएगा तो किसी एक रिलीजन पे फोकस ज़्यादा कर लेगा, बाकी सबको थोड़ा सा कम फोकस में डालेगा। तो ये कहना बिल्कुल सही है, फैक्ट है ये। सेकेंड नहीं, सेकेंड कह रहा है नो, कह रहा है ना नो, मतलब शुड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स केप्ट अपार्ट, क्या अलग अलग रखना चाहिए? तो बोल रहा है नहीं, अलग अलग नहीं रखना चाहिए, दोनों को एक साथ रखना चाहिए। क्यों? बिकॉज रिलीजन इज द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर द मेनी एंड इज बाउंड टू द इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो आए दिन राजनीति जो इंडिया में होती रहती है वो किसके बेसिस पे हुई रहती है? हिंदू मुस्लिम। जब इलेक्शन होगा गौर करना, लड़ाई के पहले राजनीति का माहौल क्रिएट होता है, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स में रिलीजन का मामला जरूर आता है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, देखते ही होंगे, हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा, ठीक है। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं रिलीजन से इन्फ्लुएंस तो हुई है भाई, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बिल्कुल तरीके से अलग है, नहीं, इन्फ्लुएंस तो है, मानना पड़ेगा आपको, खास करके इंडिया में, ठीक है। और ये वाला भी लाइन ठीक है ना कि रिलीजन इज़ द बेसिस फॉर द लाइफ ऑफ मेनी। तो रिलीजन जो है बहुत सारे लोगों का लाइफ जीने का तरीका भी बताता है और बेसिस है, आधार है, ठीक है। योगी साहब, ठीक है, तो उनको क्या रिलीजन छोड़ देना चाहिए? बताओ। योगी साहब एक डेमोक्रेटिक पर्सन है कि नहीं? यूपी का जो सीएम है वो डेमोक्रेटिक पर्सन है, तो डेमोक्रेटिक पर्सन को क्या रिलीजन छोड़ देना चाहिए? पॉलिटिक्स एंड रिलीजन केप्ट अपार्ट, क्या छोड़ देना चाहिए योगी साहब को रिलीजन, हिंदू धर्म? तो बोलेंगे क्यों छोड़ेंगे भाई? बिकॉज रिलीजन इज द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर द मेनी, ओके। तो योगी जी हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, साथ ही साथ वो डेमोक्रेटिक भी रहेंगे। तो देख रहे हो, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों साथ में हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल योगी जी। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों को अलग अलग क्यों रखना चाहिए? पहला स्टेटमेंट समझ लो, बिकॉज रिलीजियस एटीट्यूड कहीं कहीं पे हार्म कर सकता है, ठीक है, समझ गए? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कहना सही है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, 15, 16, इतना ही है ना, 16 तक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कौन इजी है। इजी वाला आपको होमवर्क दे देंगे आपको। शुड स्ट्राइक बी बैंड इन एसेंशियल सर्विसेज, ये देखते हैं बाद में, लेकिन ये हम बताएंगे। शुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी लेड डाउन इन फॉर मिनिस्ट्रीज, जो हमारे चाचा सब हैं, विधायक बने हुए हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या उन लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेड डाउन करना चाहिए कि नहीं? बताना तुम लोग, ठीक है, ये तुम लोग बताना क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। शुड इनकम टैक्स भी अबॉलिश्ड इन इंडिया, इंडिया में इनकम टैक्स हटा देना चाहिए क्या? तो मेरा आंसर तो होगा नो भाई। तो ठीक है, इनकम टैक्स अगर इंडिया से हटा दोगे ना तो इंडिया डूब जाएगी। लेकिन चलो ये क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ अभी, टेंशन मत लो। हो सकता है दोनों सही हो, बैन कर देना भी चाहिए, बैन नहीं भी करना चाहिए। शुड द, देखो यूएन वाला आ गया ना, यूएन का जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमेशा सही होता है, तर्क वितर्क इस पर नहीं कर सकते तुम। शुड सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन टू बी ब्राउट अबाउट, यस बिकॉज द यूएसए इन्फ्लुएंस ऑल इट्स डिसीजन, नो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द नेशन वॉन्ट एग्री विद द चेंजेस। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं ही करवाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेट्रोल वाला डीजल वाला तुम खुद ही करना, पेट्रोल डीजल भराते रहो घर में जाके। क्या कह रहा है? शुड पेट्रोल बी रेशन इन इंडिया, बताओ। चलो तो जो क्वेश्चन हमको करना है वो हम करते हैं, बाकी तुमको कुछ घर से भी करके लाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं अभी? 14, 15 मैं करवाता हूँ तुमको, 14 एंड 15 मैं करवाता हूँ। 14 इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड जैसा कि मैंने कहा ये चैप्टर जो है कहीं कहीं पे तुमको लगेगा बहुत इजी है और कहीं कहीं पे तुमको लगेगा बहुत हार्ड भी है, कहीं कहीं पे लगेगा, ज़्यादातर इजी ही रहता है।
क्वेश्चन नंबर 14 इज शुड इनकम टैक्स बी अबॉलिश्ड इन इंडिया। क्या इनकम टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए इंडिया में? यस, नो। चलो देखो, पहला आर्गुमेंट ये है यस बिकॉज इट इज़ एन अननेसेसरी बर्डन। बोल रहा है कि हाँ ख़त्म कर दो क्योंकि ये बोझ है आम लोगों पे इनकम टैक्स। तो अगर इंडिविजुअल तरीके से तुम सोचते हो कि इनकम टैक्स भर रहे हैं तो ज़रा 30% ले रहा है सरकार हम लोग का, तो अगर इंडिविजुअल बेसिस पे तुम सोच रहे हो भाई तो बिल्कुल गलत है। लेकिन नेशनल लेवल पे सोचो, इनकम टैक्स से ही सरकारें चलती है और इनकम टैक्स से हमारा इंडिया चल रहा है, तो इंडिया का योगदान भी करना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया का योगदान करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी बन के तुम बॉर्डर पे ही योगदान करो। देखो, इंडिया को तुम इनकम टैक्स भरते हो ना, तो इंडियन जो भारत में आता है उनको बहुत हेल्प मिलता है। तो इंडिया को योगदान करना भी ज़रूरी है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल बकवास है। बोल रहा है कि हाँ एबॉलिश कर दो। यस, क्यों एबॉलिश करे भाई? नहीं करेंगे एबॉलिश। एबॉलिश कर देंगे तो इंडिया घाटे में चला जाएगा और इंडिया डूब जाएगा। फिर इंडिया डूबेगा तो आप लोग भी डूब जाएंगे। इंडिया बर्बाद हो गया तो इंडिया में रहने वाले लोग कैसे सही रह सकते हैं? तो इनकम टैक्स ज़रूरी है। तो पहला स्टेटमेंट आर्गूमेंट कहना बिल्कुल गलत है कि एबॉलिश कर देना चाहिए। दूसरा में कह रहा है कि एबॉलिश नहीं करना चाहिए। नो, क्यों नहीं करना चाहिए? शुड बिकॉज इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब बताओ, ये जो इनकम टैक्स है वो रेवेन्यू का सोर्स है क्या इंडिया के लिए? बिकॉज इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ठीक है, रॉन्ग आर्गूमेंट। अब ये इनकम टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू का क्या कैसे हो गया यार? बताओ, तुम ही सोचो ना, रेवेन्यू कैसे बन गया? वो लोग कमा रहे हैं क्या? रेवेन्यू मतलब होता है कमाना, मेहनत का पैसा। लेकिन इनकम टैक्स जो हम लोग को जाता है वो तो हम लोग खुद देते हैं, देश को समर्पित करते हैं। तो वो लोग रेवेन्यू थोड़ी कमा रहे हैं। तो गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है वो। ये बकवास वाली बातें हैं। ठीक है, सुपरस्टिशियस टाइप ऑफ आर्गुमेंट है। पहला जो है फैक्ट है, पहला जो है फैक्ट नहीं है, सॉरी पहला जो है बकवास कर रहा है ये भी, क्या कि ये अननेसेसरी बर्डन बढ़ा रहा है। नहीं बढ़ा रहा है। इनकम टैक्स पे करना चाहिए आप लोगों को भी। जो नहीं करता है वो देशद्रोही है। अब आप लोग गुस्सा मत हो जाना, लेकिन देखो, जिसके पास पैसा है और जो नहीं कर रहा है वो देशद्रोही है। उनको मैंने देशद्रोही बोला है। बहुत सारे लड़के बोलेंगे सर पैसे वो नहीं हमारा पास है, हम गरीब घर के, हम कैसे पे करेंगे? तो आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग के पास पैसा है और जो इनकम टैक्स नहीं भरता है वो देशद्रोही है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर समझ रहे हो क्या हो गया? दोनों के दोनों रॉन्ग। देख लो, 14 का आंसर डी होगा। किधर गए यार आंसर? 14 का आंसर डी है। चलो 15, शुड सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन टू बी, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या कुछ बदलाव किए जाने चाहिए? तो आप बोलेंगे कि हाँ बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अब उतना काम अच्छा से नहीं कर रहा है। आए दिन यूक्रेन रशिया का वार होता रहता है, तो यूनाइटेड नेशन क्या चुप्पी बैठ रहता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? सबको संभाल के रखना। बेसिकली ये हमारे पूरे वर्ल्ड का पेरेंट्स है यूनाइटेड नेशन, तो सबको संभाल के रखेगा ना अपना बाल बुतरू को। लेकिन बहुत सारे लड़के बोलेंगे हाँ कुछ चेंजेस करने चाहिए यूनाइटेड नेशन में। बहुत सारे लड़के बोलेंगे नहीं, यूनाइटेड नेशन में चेंजेस नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, दोनों का रीज़न देखो। पहला है शुड सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ब्राउट अबाउट। यस, बिकॉज द यूएसए इन्फ्लुएंसेस ऑल इट्स डिसीजन। ठीक है, ज़्यादातर देखोगे ना यूनाइटेड नेशन का जो डिसीजन होता है ये वो यूएसए लेता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये कहना सही है कि ज़्यादातर जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, वो उसका जो होता है डिसीजन ज़्यादातर यूएसए का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उसमें डिसीजन में। तो आपके नज़रिए में ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखो जो आपको सही लगता है वो होता नहीं है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है।
क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है ना, किसी एक देश का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लिए हैं। मानता हूँ कि यूएसए का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, लेकिन अगर बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं बोल देना तो यूएसए भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझते हो? तो सबका रोल है भाई। इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मनमानी करेगा, समझते हो? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये इन्फ्लुएंस ऑल इट्स डिसीजन, नहीं। सभी डिसीजन में इसका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन सारे देशों का मिलजुल के डिसीजन होता है एट लास्ट, फिर उसके बाद डिसीजन पूरे वर्ल्ड में फैलता है। ओके, देन अगला कह रहा है शुड सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन बी ब्राउट अबाउट? नो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द नेशन वोंट एग्री द चेंजेस। ये भी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी अनक्लियर है। देखो, जब हम यूनाइटेड नेशन में चेंजेस करने जाएंगे तो कुछ कंट्रीज होगी बोलेगी कि चेंजेस जो है नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द नेशन नॉट एग्री टू द चेंजेस कहना गलत है, ठीक है? क्योंकि कुछ चाहेगी कि चेंजेस हो, कुछ चाहेगी कि नहीं चेंजेस हो। अब ये भी अनक्लियर आर्गुमेंट है। देखो यार, यूनाइटेड नेशन में आज के टाइम पे चेंजेस होना ज़रूरी है क्योंकि काम सही से नहीं कर रहा है। तो क्या वो चेंजेस नहीं हो सकता है? चेंजेस नहीं ला सकते हैं? शुड सम चेंजेस ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन टू बी ब्राउट अबाउट? तो बोल रहा है नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नेशन वॉन्ट एग्री टू द चेंजेस। तो ज़्यादातर जो नेशन है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज पार्ट है, वो ज़्यादातर इस चीज़ को लेकर के एग्री नहीं होंगे, इसीलिए चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप एग्री नहीं होंगे तो फिर आपका विरोध होगा, फिर चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा आपको। तो जहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन जो है ना, उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा, ये भी कहना गलत है। ज़रूरत है वहाँ पे लाना पड़ेगा। कुछ कंट्री होगी जो बोलेगी नहीं चाहिए, चेंजेस चाहिए, कुछ बोलेगी नो, मेजॉरिटी वाली बोलेंगे नो। तो नो बोलने से कुछ नहीं होता है, ज़रूरत है तो चेंजेस लाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन खुद करना तुम लोग घर में जाके आराम से, ठीक है? 14-15 मैंने करवाया है, 13 तुमको करने बोला है, 12 शायद तुमको बोला था कि मुझको करना था। 12 क्या करो भाई, तुम इसको भी घर से करके लाना कि करवा दूँ? बोलो करवा दूँ कि घर से करके? चलो करवा ही देते हैं, ऐसा क्या है इसमें, चलो करवा दो। देखो, शुड स्ट्राइक्स बी बैंड इन एसेंशियल सर्विसेज? जो बहुत एसेंशियल सर्विसेज है इंडिया की, जहाँ पे तमाम सारे कामें होती हैं, और भी बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज में कुछ भी मान सकते हो एग्जांपल में। तो क्या वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह जो करते हैं कर्मचारी वगैरह, उसको बैंड कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए, स्ट्राइक होने ही नहीं देना चाहिए? तो कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो। यस बोलने वाले क्या बोलेंगे? यस, बिकॉज द स्ट्राइक इज एसेंशियल सर्विसेज सेवरली डिसरप्ट नॉर्मल लाइफ। नो बोलने वाले क्या बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत कैसे हो गया? क्योंकि बकवास कर रहा है। डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेटिक राइट तुम्हारा है तो तुम कुछ भी करोगे। कहीं पे भी एसेंशियल सर्विसेज चल रहा है, उसको जाके तुम स्ट्राइक डाल दोगे तो दिक्कत नहीं होगा क्या? डेमोक्रेटिक राइट, ये कहना सही है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है? स्ट्राइक करना, आंदोलन करना, हक मांगना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज को रुकने नहीं देना है, ठीक है? तो गलत है सेकेंड। ओके, पहला सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब स्ट्राइक होता है तो क्या होता है? यस, बिकॉज स्ट्राइक इज एन एसेंशियल सर्विस इन एसेंशियल सर्विसेज सेवरली डिसरप्ट नॉर्मल लाइफ। अगर एसेंशियल सर्विसेज है, अगर वहाँ पे आप स्ट्राइक कर देते हैं तो नॉर्मल लाइफ प्रभावित होता है। रोड जाम कर देना, ट्रेन में आग लगा देना, ट्रेन को रुकवा देना, बहुत तरह के एसेंशियल सर्विसेज है इंडिया में ना। प्लेन को हाईजैक करके प्लेन उड़ा देना समझ रहे हो? तो उसमें नॉर्मल लाइफ को क्षति नहीं पहुंच रहा है क्या? नॉर्मल लोग, जो जनता लोग है, उसका क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि अभी आज के डेट में हंगामा चल रहा है अग्निपथ को लेकर के,
न्यूज़ में देखना जा करके, आजकल के न्यूज़ में यही चल रहा है। आर्मी वालों का जो ज्वाइनिंग है ना 4 सालों के लिए कर दिया गया है, 4 सालों के बाद रिटायर। तो हंगामा हो रहा है, ट्रेन चलाए जा रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं, गाड़ी सब तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है। तो इसमें नॉर्मल लाइफ जो है ना वो ख़राब हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यस बिकॉज स्ट्राइक इज इन एसेंशियल सर्विसेज सेवरली डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ। ठीक है, ये हुआ। बाकी ऑप्शन नीचे में दिया गया है, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी दे देता हूँ, घर से बनाते रहना। ये क्वेश्चन भी तुम घर से बना सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में भी लिखना चाहो तो ये भी ले लो। ये भी क्वेश्चन तुम लोग लिख सकते हो, बना सकते हो घर में, ट्राई करना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो चैप्टर है ना, बिल्कुल मैथ की तरह है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई, दिक्कत होगी। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, जब हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत दिक्कत होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शुरुआत वीडियो में बताई थी तुमको, कुछ कीवर्ड हो गया, कुछ फैक्ट हो गए, वो हमेशा स्ट्रांग होगा। एक्सपीरियंस होगा हमेशा स्ट्रांग होगा। यूनाइटेड नेशन वगैरह का जो स्टेटमेंट वगैरह होगा वो हमेशा स्ट्रांग होगा। ये सब चीज़ें याद रखना। अब वीक कैसे पहचानते हैं वो भी सिखाया था। बस है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और होपफुली हमारा ये जो रीजनिंग का पार्ट 1 है, वर्बल रीजनिंग, आज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हो सके तो एक आध वीडियो और आएगी। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे एक वीडियो बाकी है, वो लास्ट होगा। आज ये सेकेंड लास्ट वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।